बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत आराम से रेट और ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी यहाँ तक ख़त्म कर दिया था। आज का टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्या है, कैसे हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे। हालांकि जहाँ तक मेरा ख्याल है डेरिवेशन इस चीज़ की आती नहीं है कि आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बोर्ड्स में डेराइव करके दिखाएं, और कॉम्पिटिशन में डेरिवेशन आती नहीं है। तो डेरिवेशन का काम तो बिल्कुल नहीं है, बट फिर भी हम लोग सीखेंगे डेराइव कैसे होगी, क्या होगी, है ना। उससे पहले मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में डिफरेंस बताया था, राइट। और आपने देखा था यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन क्या है, बायमॉलिक्युलर क्या है, SN1 SN2 में क्या अंतर था, ऑर्डर कैसे 1 2 आया था, राइट, ये चीज़ था, राइट। अब एक इक्वेशन है मेरे पास, यहाँ पर आपने देखी थी NCERT में, एस्टर की हाइड्रोलिसिस, राइट। क्या थी? एस्टर की हाइड्रोलिसिस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ग्लूकोज सुक्रोजिल C12H22O11, इसकी अगर मैं बेटा हाइड्रोलिसिस कराता हूँ, ठीक है, तो ये रिएक्शन मेरे पास बायमॉलिक्युलर रिएक्शन होगी, इस बात का कोई संदेह नहीं है। ये रिएक्शन बायमॉलिक्युलर रिएक्शन है और इस रिएक्शन में 2 स्पीशीज इन्वॉल्व हो रही हैं, और ये मेरे को देता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। ये रिएक्शन मेरे को मिलती है बायोमॉलिक्यूल्स में, हम पढ़ेंगे इसको आराम से। अब मैं आप लोगों से कहता हूँ यद्यपि ऐसा है तो यहाँ पर 2 स्पीशीज इंटरेक्ट कर रही हैं, तो ये बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन होनी चाहिए थी, तो बिल्कुल बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। और मैं अगर आपसे कहता हूँ कि भैया ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी लगभग सेम है। लेकिन एग्जामिनर बहुत चालाक है, और अगर उसने चालाकी से यहाँ पर H2O के नीचे ऐसे लिख दिया एक्सिस, तो बेटा समझ जाना ये अब आप लोगों के पास केवल और केवल C12H22O11 पर डिपेंड करेगी, यानी कि इसका ऑर्डर 1 है। और दूसरी बात ये अब बायोमॉलिक्युलर रिएक्शन नहीं रही, क्योंकि वाटर इतना एक्सिस में है, उसको डालोगे या निकालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस रिएक्शन का जो फर्क पड़ेगा वो केवल और केवल सुक्रोज से पड़ेगा। इस वजह से ये रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर है। क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर। दिखने में तो है बायमॉलिक्यूलर लग रही थी, लेकिन है कैसी? यूनिमॉलिक्यूलर। लेकिन रुको, दिखने में कैसी लग रही थी? बायमॉलिक्यूलर लग रही थी। है कैसी? यूनि। तो कुछ ना कुछ तो लोचा है, झूठ फरेब कर रही है नहीं, देखने में दिख रहा है कि डबल है और सिंगल है वैसे, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं स्यूडो, यानी कि फॉल्स यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें हमारे पास एक्सिस में वाटर होता है, उसी केस में हमारे पास जो रिएक्शंस आएंगी वो हमारे पास कौन सी आएंगी? सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस आएंगी, राइट। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? ठीक है। अब आते हैं आज के टॉपिक पर, जो है हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। क्या है बेटा? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। अब ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है? अब ये बात तो हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, किसी भी जगह पर हमें अगर इंस्टेंटेनियस रेट देना हो तो हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? स्लोप निकाल लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। dr/dt क्या है? बेसिकली एक डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई। अगर किसी भी चीज़ का मैं ऐसे लिखता हूँ dr/dt, तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो है, राइट। लेकिन NCERT हमसे कहती है, NCERT का एक्चुअल फैक्ट भी है कि हर जगह आप स्लोप नहीं निकाल सकते, हर जगह स्लोप निकालना एक कन्वीनियंट मेथड नहीं होता है। तो उसके लिए, उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग एक नया मेथड लेके आते हैं, और वो मेथड हमारे पास कौन सा होता है? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का। यानी कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इंटीग्रेशन करके मेथड को निकालने वाले हैं, ठीक है। कैसे क्या होने जा रहा है इसको एक बार ध्यान से देख लेना, और जहाँ पे डाउट है बेटा कोई भी बच्चा पूछ लेना, ठीक है। कैसा है कि स्टेप समझ में नहीं आया, बिल्कुल आप ऑन द स्पॉट पूछ सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें। देखो बेटा, आप लोगों के सामने एक चीज तो तय है कि आपका कोई भी रिएक्टेंट क्या देगा? आपको प्रोडक्ट देगा, राइट। अगर मैं इसका रेट लॉ इक्वेशन लिखता हूं तो रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है बेटा, रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, तो इस बात का मतलब -dr/dt हो रहा है। इसमें तो कोई संदेह नहीं है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है बेटा। dr/dt जो हमारे पास यूज हो रहा है, और इसको अगर मैं k के साथ लिखूंगा तो k के साथ किसकी वैल्यू लिखूंगा? r की। यानी कि ये मेरे पास
इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट जो मैंने लिखा? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हमने dr/dt इज इक्वल्स टू k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइड आऊंगा तो k आएगा, रेट कांस्टेंट जो कि हमारे पास k है और वो r। यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आगे चल सकते हैं। अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वैसे तो हमारे पास कई टाइप्स की हो सकती हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, लेकिन हमारी प्रेस्क्राइब्ड एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ दो ऑर्डर के लिए बोला गया है, यानी कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो हम भी केवल और केवल दो के लिए करेंगे डेरिवेशन, जीरो और फर्स्ट के लिए। तो सबसे पहले मैं करने जा रहा हूं इसके लिए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो माइनस dr/dt इज इक्वल्स टू के आर है, और के आर का मतलब अगर जीरो ऑर्डर है तो इसके ऊपर क्या वैल्यू आ जाएगी? जीरो आ जाएगी बेटा। तो आपके पास यहाँ पर हमारे वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस dr/dt इज इक्वल्स टू के। ये r की पावर 0 1 हो जाएगा बेटा, और r की पावर 0 1 हो गया तो यहाँ पे k बचेगा। तो यहाँ पर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस dr इज इक्वल्स टू k डॉट dt, और अगर आप इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास dr का इंटीग्रेशन माइनस r, k डॉट dt का इंटीग्रेशन kt प्लस एक कांस्टेंट c, लेकिन एनसीईआरटी ने i ले रखा है इसलिए हम लोगों ने इंटीग्रेशन कांस्टेंट i ले लिया है, राइट। वो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग चल रहे हैं इसलिए, बाकी कोई अंतर नहीं है, राइट। ओके, अब मैंने कहा इनिशियली जब कहानी शुरू हुई होगी, जब रिएक्शन शुरू हुई होगी, तो इनिशियली जब बिल्कुल शुरुआत की बात रहती है तो बेटा हमारे पास टाइम कितना रहता है? जीरो रहता है। और जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, मैं मान के चलूंगा कि जो आपके पास R की वैल्यू रही होगी वो तो इनिशियल कंसंट्रेशन में R0 लेके चल सकता हूँ। R जैसे V0 लेके चलते हैं किसी इनिशियल वेलोसिटी को, ऐसे ही मैं इनिशियल कंसंट्रेशन क्या लेके चल रहा हूँ बेटा? सिंपली R0 लेके चल रहा हूँ। अब मैंने कहा जब इनिशियल चीज पे थी ये वाली वैल्यू, और इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। इस वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ? इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ कि R की जगह पर R0 ले लेता हूँ और T की जगह पर 0 रख देता हूँ। तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी? I इज इक्वल्स टू R0 आ जाएगी बेटा मेरे पास, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे तो हमारे पास I की वैल्यू R0 के इक्वल आती है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप लोगों ने, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो जब हमारे पास I इज इक्वल्स टू R0 आ गया है तो इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसमें पुट कर देते हैं। तो मेरे पास आएगा माइनस R इज इक्वल्स टू KT प्लस R0, राइट। और मैं लिख सकता हूँ R0 माइनस R इज इक्वल्स टू KT। R0 प्लस R आ रहा है माइनस R0, बेटा ये माइनस आना चाहिए, माइनस ही तो आएगा, इधर तो माइनस है ना, तो R इज इक्वल्स टू R0 हुआ है ना, लेकिन ये माइनस साइन रखेंगे तो माइनस R0 आएगा ना बेटा। इधर R की जगह R0 माइनस R इज इक्वल्स टू, सही तो कर रहे हो, KT प्लस I की वैल्यू बेटा कुछ गड़बड़ तो हो रही है ना। माइनस R कैसे ले रहे हो? R इज इक्वल्स टू R0 तो I इज इक्वल्स टू माइनस R0 आएगा। देखो ना यहाँ पर भाई ये वैल्यू 0 है और R की जगह R0 रखोगे तो ऐसे रख सकते हो ना, R की जगह R0 तो माइनस का R0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस I, तो I इज इक्वल्स टू माइनस R0 आएगा ना, तो I इज इक्वल्स टू माइनस R0, ठीक है। तो R0 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो R0 माइनस R इज इक्वल्स टू KT। लिखा सही था मैंने, बिल्कुल याद था, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप करेंगे तो आपको क्या निकालना था? रेट कांस्टेंट निकालना था फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो K इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? R0 माइनस R अपॉन T, यानी कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर आपसे रेट कांस्टेंट पूछेगा तो आपके पास ये वैल्यू आती है R0 माइनस R अपॉन T। अब सुनो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करूंगा बाय, ऐसा करता हूं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को। तो अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं पूरी इक्वेशन को तो R इज इक्वल्स टू माइनस KT प्लस R0 आ जाएगा। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई किया वही। अब मैं कहता हूं मैं आप लोगों के लिए y इज इक्वल्स टू mx
प्लस सी। देखो R वर्सेस T का ग्राफ बनाऊंगा कि Y का मतलब बेटा मेरे पास R है और X का मतलब मेरे पास T, यानी कि कंसंट्रेशन वर्सेस अगर मैं टाइम ग्राफ बनाता हूं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो मेरे पास m की जगह पर के स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव, जिसकी वैल्यू किस पे है, r नॉट पर है। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर देखा जाता है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर जीरो ऑर्डर के लिए देखा जाएगा तो स्लोप नेगेटिव, इनिशियल वैल्यू r नॉट, यानी कि ये r से था, तो यहाँ पर अगर मैं r नॉट मान लेता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, जो कि डिक्रीजिंग स्लोप को दिखाता है, दर्शाता है। यहाँ तक किसी बच्चे को जीरो ऑर्डर में कोई डाउट है? एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैंने ले ली है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ आनी तो नहीं चाहिए आपको। ग्राफ बता दिया। हाँ, यहाँ पर है, देखिए ये कहता है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर रिलेटिवली अनकॉमन बट दे अकर अंडर सर्टेन स्पेशल कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया अंडर हाई प्रेशर, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन अ हॉट प्लेटिनम सरफेस, on a hot platinum surface under high pressure is a zero order reaction। बेटा ये हाई प्रेशर 1130 दे रखा है। हाँ देखो, हाई प्रेशर और प्लेटिनियम पे कराया है इसकी सरफेस पर, और डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया, NH3 कैसा है, गैसियस। अब NH3 किसे टूटेगा, N2 और H2 में। अब ये आपको पता है, बैलेंस करोगे तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन बनेगी। लेकिन मेरे से एनसीईआरटी कहती है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन रिलेटिवली अनकॉमन होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में ये जीरो ऑर्डर परफॉर्म करते हैं। अब जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है, कैसे परफॉर्म करते हैं, इस लाइन को समझते हैं। देखो बेटा, एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर प्लेटिनियम एज अ कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है। प्लेटिनियम किसकी तरह इस्तेमाल किया गया है बेटा, एज अ कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है। जब मैंने प्लेटिनम को एज अ कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल किया और प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा दिया, तो होगा क्या, मान के चलिए ये आपके पास प्लेटिनियम की सरफेस है। प्लेटिनियम की सरफेस जब आप प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा देते हो, लेट्स से ये हमारे पास प्लेटिनियम की सरफेस थी, अब इसके सरफेस पे जो अमोनिया के गैस मॉलिक्यूल थे वो सारे आके चिपक जाते हैं और सैचुरेट हो जाते हैं, यानी कि अब प्लेटिनियम की सरफेस खाली बचती ही नहीं है, कि प्रेशर आपने क्या कर दिया है, बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है, और इस प्लेटिनियम का इस्तेमाल करके आपका अमोनिया डिकम्पोज होता है N2 और H2 में। लेकिन होता तो तब ना जब प्लेटिनियम की सरफेस खाली होती, यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे तो ये काम हो जाएगा, नॉर्मल प्रेशर पे काम हो जाएगा। लेकिन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जब हमने कर दिया तो जो हमारी गैस है वो सैचुरेट हो जाती है कैटलिस्ट की सरफेस पर। कैटलिस्ट की सरफेस पर पूरी तरीके से गैस चिपक जाती है। अब जब तक इस कैटलिस्ट की, देखो कहने का मतलब मैं आपको पता है क्या है, कहने का मतलब ये है कि ऐसे समझाया जाए तो ये कैप है और देखो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा जब ये है, राइट। लेट्स से ये एफिशिएंट होगा जब ये इस पेन से टकराएगा, जब ये इस पेन से टकराएगा, और जब ये इस पेन से टकराएगा तब ये प्रोडक्ट बनेगा। ये काम है प्लेटिनियम का, ये NH3 और ये प्रोडक्ट बनना है, ठीक है, डिकम्पोजिशन। अब मैंने आपसे कह दिया भाई इसकी सरफेस पे ऑलरेडी ये ऐसे आ गया, यानी कि इसने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया। अब अगर मैं दूसरा NH3 लेके आता हूँ, दूसरा NH3 तो रिएक्ट करने की जगह ही नहीं बची। अब चाहे कितना भी NH3 ले आओ, कितना भी रिएक्टेंट ले जाओ, जब तक प्लेटिनियम की सरफेस ही अवेलेबल नहीं है तो क्या प्रोडक्ट बनाएगी, बना ही नहीं पाएगी ना। तो पूरी जो सरफेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, सैचुरेट हो जाती है, जिसकी वजह से रिएक्टेंट कितना भी डालो प्रोडक्ट कभी भी नहीं बनेगा। यानी कि ये रिएक्शन अब ऐसी हो गई है जो कि रिएक्टेंट इंडिपेंडेंट है। अब ये रिएक्शन रिएक्टेंट पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। और ऐसी रिएक्शन याद करो, जब मैंने आपको बताया था, जब रेट इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, रेट कांस्टेंट इसका सेम आता है कंसंट्रेशन बढ़ाने पर भी, ऐसी रिएक्शन हमारे पास कौन सी होती हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। यही बात यहाँ पर एनसीईआरटी में बताना चाह रही है। उसने दूसरा एग्जाम्पल दिया, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड टू H2 एंड I2, वो भी हमारे पास कैसी, गोल्ड सरफेस पर, वो कैसी रिएक्शन है हमारे पास बेटा, वो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है।
तो इन्होंने यही चीज़ बोली है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन वैसे तो कम होती हैं, लेकिन अंडर स्पेशल कंडीशन हम लोग ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन करा सकते हैं, और जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कराते हैं उनमें हमारे पास स्पेशल कंडीशन में क्या आता है, हाई प्रेशर को मेंशन किया जाता है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्लियर है? कर लेंगे, इसे मिटा सकते हैं। फटाफट से आगे चलते हैं किस पे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे मैं अगेन आप लोगों को यही बोल रहा हूँ कि डेरिवेशन वैसे तो बहुत मुश्किल है कि आपके पेपर में आए, बट अगेन मैं इफ एंड बट का चांस भी नहीं लेना चाहता। तो जो एनसीईआरटी में एक एक लाइन है हम उसको हमेशा से देखते आए हैं, और केमिस्ट्री में हमेशा से देखनी है, बिकॉज एनसीईआरटी के बिना केमिस्ट्री का पत्ता भी नहीं लेगा, राइट। अब मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बता रहा हूँ, बिल्कुल सेम यही मेथड रखना है। हाँ, एक दो स्टेप में एनसीईआरटी वाले खा जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। रिएक्टेंट प्रोडक्ट देगा, अब चाहे कोई सा भी ऑर्डर हो, ये तो हर बार होना है ना, रिएक्टेंट ही तो प्रोडक्ट देगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मैं रेट इक्वेशन अगर लिखता हूँ तो बेटा कहानी तो बिल्कुल वही रहेगी, क्या, dr/dt, वो भी किसका बेटा, माइनस का, ये हमारे पास KR⁴ हो जाएगा इस बार। क्यों? क्योंकि मैं इस बार किसके लिए निकाल रहा हूँ, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसके लिए निकाल रहा हूँ बेटा मैं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब एक काम करो, इस R को नीचे ले आओ, T को इधर ले जाओ, तो आपके पास आ जाएगा -dr/r = K.dt, राइट। अब ये इक्वेशन आपके पास यहाँ तक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब मैं आपसे कहता हूँ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, टॉपिक का नाम क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब आप इसका करिए इंटीग्रेशन, लेकिन प्रॉब्लम में फंस गए। dr/r का इंटीग्रेशन होता है ln r, लॉग की टर्म्स में आता है, आपको पता है। dr/r का इंटीग्रेशन ln r होता है, तो यहाँ पर आपका आएगा -ln r = KT+I। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? बिल्कुल सेम वैसे ही चल रहे हैं जैसे हम पिछली बार चले थे, बस वहाँ पे K.dt का किया था, इस बार हमने R को इधर लेके आ गए, dt को उधर लेके चले गए, क्योंकि पिछली बार यहाँ पे 0 हो गया था। अब यहाँ पर हमारे पास वही कहानी है, एट टाइम t = 0 पर R हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, और उसको हम लोग किसके इक्वल ले लेंगे बेटा, R0 के इक्वल ले लेंगे। टाइम t 0 है और R0 इसके इक्वल ले लूंगा, तो मेरे पास मेरी इक्वेशन आएगी -ln R0, ये 0 हो गया, = I के इक्वल, यानी कि I की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है बेटा, -ln R0। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? अब इसकी वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -ln R = KT -ln R0। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब मैं इस इक्वेशन को इधर लेके चला जाऊं, तो मेरे पास आ जाएगा ln R0 -ln R = KT। चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा। अगेन log A - log B क्या होता है, log A/B डिवाइड में होता है, तो आप लिख सकते हो ln R0/R = KE, जहाँ पे R0 क्या है बेटा मेरे पास, इनिशियल कंसंट्रेशन, और R क्या है मेरे पास, फाइनल कंसंट्रेशन। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब ये जो ln है ये हमारे पास कौन सा लॉग है बेटा, नेचुरल लॉग है, लेकिन नेचुरल लॉग से हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसे बेस लॉग में। तो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 की। तो मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ ln से लॉग बनाने के लिए, 2.303 log R0/R = KT, और अगर K निकालना हो 2.303/T log R0/R। एक्चुअल में ये तो वो डेरिवेशन है जो मैंने आपको 2-3 स्टेप खा के करा दी एनसीईआरटी से, समझ में तो आ गया। एनसीईआरटी क्या करती है, इस स्टेप के बाद T1 पे एक इक्वेशन बना देती है, T2 पे एक इक्वेशन बना देती है,
फिर उन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देती है, सब्ट्रैक्ट कर देती है। बात वही है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा तो आपके पास यही, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा तो यही सब्ट्रैक्ट करने पर, और उस सब्ट्रैक्शन का फॉर्मुलेशन क्या करती है, डिवाइड में दिखा देती है। तो बात बिल्कुल सेम है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं, लेकिन आप लोगों को यही चीज़ है कि आप ध्यान रखना है कि हमारे पास क्या वैल्यू कैसे आ रही है। तो मैंने आपको डायरेक्ट स्टेप 1 2 खा के कर, नंबर नहीं कटेंगे इसमें, बात सारी सेम है। अच्छा, अगेन वही करें जैसा पिछली बार किया था, इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट। तो मेरे पास ऑन मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन मेरे पास क्या हो जाएगा, ln r इज इक्वल्स टू माइनस kt प्लस ln r नॉट, राइट। अब ln r नॉट उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा इस बार, ln r माइनस ln r नॉट इज इक्वल्स टू माइनस kt, और इसको मैं लिख सकता हूँ ln r बाय r नॉट इज इक्वल्स टू माइनस kt, ठीक है। अब या तो आप ln r y टर्म्स का देख लो, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, एक ग्राफ तो ये बनेगा। जब y इज इक्वल्स टू mx प्लस c का आप ग्राफ बनाओगे तो आपके पास ln r वर्सेस t का ग्राफ बनेगा। तो आपके पास जो ln r का और t का ग्राफ बनेगा उसमें k क्या है, माइनस k है, स्लोप तो नेगेटिव रहेगा, और c क्या रहेगा बेटा, r नॉट। तो ये वाली जो वैल्यू है किसकी आएगी, ln r नॉट की, और ये नीचे गिरता है उसको। देखो आपके एनसीईआरटी ने दिखा रखा है कि माइनस स्लोप दिखा रखा है, ये वैल्यू आप लोगों को पता रहनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इसका ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पर r नॉट बाय r का ग्राफ, log r नॉट बाय r का है, हाँ log r नॉट बाय r का ग्राफ बनाता हूँ, तो देखो log r नॉट बाय r इधर हो जाएगा, kt बाय 2.333 हो जाएगा। समझो ना मेरी कहानी को, इसको पूरी इक्वेशन को इधर लेके आ जाओ। तो log r नॉट बाय r का ग्राफ बनाऊंगा तो kt बाय 2.303 प्लस 1 जो भी स्लोप है, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, mx तो ये है, तो स्लोप इस बार क्या है, ये पूरा है k बाय 2.303। तो log r नॉट बाय r वर्सेस t का ग्राफ बना रहा हूँ इस बार में। तो log r नॉट, log का, ln का नहीं, log का, log r नॉट बाय r वर्सेस t का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन को दिख रही है, स्लोप पॉजिटिव है इस बार, k पॉजिटिव है, और जो स्लोप है पूरा क्या है, k बाय 2.333। तो ये स्लोप आ रहा है मेरे पास, ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ है, c इज द ओरिजिन, क्योंकि हमारे पास 0 है वैल्यू, तभी तो सेम होगी। मैंने +1 बोल दिया था बीच में गलती से, यहाँ +1 बोला था ना, तो फिर कोई वैल्यू यहाँ से शुरू हो जाएगी और ऊपर से, वो गलत हो जाएगा। 0 है, आई एम सॉरी, इंटरसेप्ट ओरिजिन पे, ऐसी इक्वेशन का इंटरसेप्ट कहाँ पे रहता है, ओरिजिन पर, ठीक है। मैथ्स वाले को पढ़ रखा होगा इतना। तो y इज इक्वल्स टू mx, m स्लोप कितना हो गया, स्लोप इज इक्वल्स टू k बाय 2.303, ये पूरा आपके पास फर्स्ट इक्वेशन का स्लोप हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास आपकी चीज़ें आती हैं। अब ये कहता है, ध्यान सुनना, 2-3 चीज़ें, क्या कि हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, इथीन का हाइड्रोजनेशन कराइए। ये लीजिए भैया इथीन C2H4, इसकी हाइड्रोजनेशन करा के एल्केन बना दीजिए C2H6। ये जो एग्जाम्पल है ये भी प्लेटिनियम के सरफेस पे होता है बेटा, लिंडर्स कैटलिस्ट वगैरह इसमें इस्तेमाल करते हैं, वो हाइड्रोजन प्लेटिनियम पैलेडियम मूव करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखेंगे, डोंट वरी। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके अलावा एनसीईआरटी के क्वेश्चन में भी यहाँ से जो वर्ड है उसका इस्तेमाल करके एनसीईआरटी ने क्वेश्चन बनाया। एक्चुअल में एनसीईआरटी इसके नीचे लिखती है जितनी भी आप लोगों की रेडियो एक्टिव डीके होती हैं, जैसे कि आपकी क्या क्या है बेटा, रेडियम से रेडॉन बन रहा है, 2He4 निकल रहा है, जो भी अल्फा डीके है, बीटा डीके, जितने भी रेडियो एक्टिव डीके हैं वो सभी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती हैं। यानी कि उनमें जब भी आप इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे तो कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे बेटा, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का यूज करेंगे। तो एनसीईआरटी एक क्वेश्चन देती है कि भैया ये रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है और इस तरीके से आपको सवाल दे देगी, तो आप समझ जाना कि एनसीईआरटी आपसे क्या इस्तेमाल करवाना चाह रही है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन आपका इस्तेमाल करवाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, आगे आ जाइए प्लीज। एग्जाम्पल नंबर 4.5 में यहाँ पे बोल रखा है
द इनिशियल कंसंट्रेशन, क्या दे रखा है मेरे को, इनिशियल कंसंट्रेशन। देखो हमारे पास जो कंसंट्रेशन है उसको देख लो पहले, इनिशियल अपॉन फाइनल आया है, लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन आई है, और ये निकालने के लिए बोलेगा या टी निकालने के लिए बोलेगा। इतनी सी बात है, अगर आपने ये पकड़ लिया तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, और अगर नहीं पकड़ा तो फिर केमिकल काइनेटिक्स के जो क्वेश्चन है वो आपको परेशान करते ही रहेंगे। हाँ जी ठीक है। तो बेटा अगर मैं बात करता हूँ द इनिशियल कंसंट्रेशन इन द फर्स्ट वाज 1.24 into 10 की पावर -2 मोल पर लीटर दे रखी थी एट 318 केल्विन। टाइम का भी हमारे पास कोई रोल मैंने नहीं बताया, तो टाइम का इस्तेमाल भी हम लोगों को नहीं करना है। द कंसंट्रेशन आफ्टर 60 मिनट्स, यानी कि टाइम आपको दे दिया है कितना बेटा, 60 मिनट। कितना दे दिया है, 0.20 into 10 की पावर -2। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। क्या बोला है इसने, हमें के कैलकुलेट करने को बोला है। तो फॉर्मूला लगाइए सिंपल, के इज इक्वल्स टू 2.303 बाय टी लॉग इनिशियल बाय फाइनल। टाइम का वैसे डिफरेंस आएगा, पर इनिशियल बोला था तो T2 माइनस T1 करेंगे 60 माइनस 0, T2 माइनस T1 करेंगे 60 माइनस 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 लॉग आर नॉट, मतलब ये 1.24 इंटू 10 की पावर -2, और इसकी वैल्यू 0.20 इंटू 10 की पावर -2। आई होप मैंने आप लोगों को लॉग निकालना सिखा रखा है सबको। लॉग निकालने में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिसने नहीं देखा है एक बार वीडियो देख लेना, वहाँ पर मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता रखी हैं। लॉग निकालने का आसान और शानदार तरीका क्या है, ठीक है। ये कहानी क्लियर है आप लोगों को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ी हुई है शायद मेरी लॉग की वीडियो, है ना, तो उसमें देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, ये कहानी क्लियर है, सिंपल सी कहानी थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस अगली कहानी पे आ जाओ। लेट अस कंसीडर अ टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। ये जो कहानी है ये सॉल्व तो कर लेना प्लीज। हाँ आंसर हो गया। अभी कहता है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को देखते हैं जो कि टिपिकली किसकी है, गैस फेज। वाह, नाउ दैट्स द क्वेश्चन। तो ये गैस फेज में आती है और टिपिकल गैस फेज है, साफ साफ बोलता है। तो भैया हमें कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हमें कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। गैस फेज के लिए वो कहता है, मान के चलिए ए दे रहा है B प्लस सी, और बाकी सभी गैस में है बेटा, ए गैस बी गैस सी, टिपिकली गैस फेज में है सारे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हमारे पास बेटा गैस फेज का इंट्रोडक्शन होगा तो हमारे पास जो चीज़ें आएंगी उसमें कुछ अंतर नहीं आएगा, बस कंसंट्रेशन में जहाँ पर मोल पर लीटर आया था वहाँ पर ATM आ जाएगा, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ATM पर सेकेंड। पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि इनिशियली मेरे पास इसकी प्रेशर कुछ है और इसका तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट में तो प्रेशर बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन तो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की होगी, प्रोडक्ट तो मेरे पास कुछ होगा नहीं। एज पर NCERT लेट्स से मैं क्या देता हूँ, एट टाइम T इक्वल्स टू PI दे रखा है, चश्मा पहन नहीं रखा, PI दे रखा है, ठीक है। तो ये PI है, ये 0 है और ये 0, इनिशियल तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। अब सुनो, मैंने कहा कुछ रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है, लेट्स से वो रिएक्टेंट X कंज्यूम हुआ है, तो यार ये PI है क्या, है तो कंसंट्रेशन ही है, तो कंसंट्रेशन टर्म ही ना, प्रेशर की टर्म्स। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ PA क्या है तो आपसे ना पार्शियल प्रेशर ऑफ A, PB क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ B, पर लूंगा तो सारी चीज़ें कंसंट्रेशन के लिए। तो मैं यहाँ पर अगर PI में से कुछ चीज़ सब्ट्रैक्ट करूंगा ना तो बेटा बेसिकली ये भी एक कंसंट्रेशन की टर्म है, और जो मैं दूसरी टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ वो भी कंसंट्रेशन की टर्म है, क्योंकि हमारे पास पार्शियल प्रेशर में, मैंने आपको उस टाइम बताया था कि इसमें कोई अंतर नहीं होगा। ATM इसलिए कहा था क्योंकि प्रेशर की जो ऐसा यूनिट है वो कंसंट्रेशन ATM की टर्म्स में आती है, कंसंट्रेशन यूनिट मोल पर लीटर में आती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बस इसको सिग्निफिकेंस देने के लिए कि हाँ भैया आपने प्रेशर ले लिया है और हम लोग ATM में इस्तेमाल करेंगे, क्लियर है। अब मैंने कहा मैंने इस PI में से अगर X माइनस किया, PI में से अगर X माइनस किया तो B और C कितना बनेगा, X ये बनेगा और X ये बनेगा, तो मेरे पास जो P टोटल आएगा वो कितना आ जाएगा, PI प्लस X, PI प्लस X, और आप यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका X बराबर आ जाएगा PT माइनस PI, X बराबर आ जाएगा PT माइनस PI। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत। कहानी किसकी पूछनी थी इसमें आपको, देखो प्रोडक्ट से क्या आपको पूरी कंसंट्रेशन टर्म में मतलब हुआ,
क्या आपको कभी भी प्रोडक्ट से ऑर्डर वगैरह निकालने में मदद मिली? नहीं। सारी की सारी कहानी हम लोगों ने किससे देखनी है? रिएक्टेंट से देखनी है। तो इस बार भी आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के टर्म्स में आंसर बताना है। तो भैया ठीक है, x की वैल्यू ये आ गई है, तो P टोटल कितना आएगा? तो आप कह देना PA, सॉरी PA नहीं था, P टोटल तो चाहिए नहीं ना, P टोटल तो सॉरी मेरी गलती है, मेरी भूल है, मेरे को माफ़ कर दो भैया, मुझे P टोटल नहीं चाहिए, माफ़ कर दिया। अरे वाह, हो गया रहा ऐश कर। अबे बैठ जा मुन्ना, बैठ जा शांति से। समझ भी आ रहा है तुझे? आ रहा है? हाँ, मुझे तो माफ़ कर रहा है, तेरे तो आ रहा है समझ? बता दे, आवाज़ नहीं निकलती तेरी, देर से नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे तो पढ़ा रहा हूँ, किसी और पे थोड़ी है, ये एडिटिंग नहीं होती अब, सीधा जल्दी है। हाँ नहीं बोल दे, कोई बात नहीं, एक दो अच्छे शब्द मन में आ रहे हैं वही बोल दे। तेरा मैच तो तूने लगवाया नहीं, मुझे क्रिकेट खेलने के लिए बोल रहा था, सर मैच खेलने आ जाना। देखो मुझे उस दिन बोल रहा था सर क्रिकेट मैच है खेलने आ जाना, एक दो बॉलर चाहिए, मैंने कहा आ जाएंगे, मैंने नहीं मना किया, उसने बुलाया ही नहीं मुझे रात में। हमने कौन सा खेला? अगले संडे बुला लियो। ठीक है, तैयार रहता हूँ खेलने के लिए, पढ़ाने के बाद में पढ़ा दूंगा, लेकिन खेलने के लिए हमेशा नंबर में। चलो वापस आते हैं, अब बेटा मेरी ध्यान सुनो। चाहिए कहानी किसकी मुझे? एक, मैंने क्या बोला? लेट PA विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ A, तो PA जो आया है वो क्या है? PI माइनस x आया है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? PA इज इक्वल्स टू PI माइनस x, PI माइनस x, और बेटा x क्या था? PT माइनस PI, वैल्यू पुट कर दो, तो PA इज इक्वल्स टू PI माइनस PT माइनस PI, तो आप लिख सकते हो PA इज इक्वल्स टू 2PI माइनस PT। मेरे हिसाब से यही आपका फाइनल आंसर आ रहा है। हाँ, तो ये आपके पास क्या आ गया? PA। अब बेसिकली इसने बोला है कि भैया इनिशियल और फाइनल लेना है, तो इनिशियल तो इसका PI था और फाइनल हमारे पास ये आ गया, फाइनल ही तो आया, तो इसका K निकाल लो। तो K कैसे निकालते थे? K इज इक्वल्स टू 2.303 बाय T लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल। तो इनिशियल कितना था इसका? PI, तो लॉग PI अपॉन फाइनल, फाइनल कितना आया? 2PI माइनस PT। तो ये जो इक्वेशन थी आपके पास वो यहाँ से आई। मुझे ये बताइए, इस इक्वेशन को डराइव करने में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई? सारी चीज़ें क्लियर हैं, A to Z क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4.6 पर। बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, पता नहीं क्यों, पर है बहुत आसान, क्योंकि जिस बच्चे को ये समझ में आ गया बिल्कुल सेम डिट्टो एग्जाम्पल पे ही बेस्ड है। ठीक है, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं यहाँ से, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4.6 NCERT का कहता है N2O5 का डिकम्पोजिशन जब हुआ तो मेरे पास कुछ डेटा मिला। क्या मिला? देखो N2O5 का डिकम्पोजिशन बेटा ऐसे होता है, N2O4 और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, इसने बोला जो मेरे को डेटा मिला वो ये मिला जब टाइम 0 था तब आपके पास प्रेशर 0.5 था, और जब टाइम 100 था तब आपके पास 0.512 था। वैसे तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को N2O5 का डेटा कैलकुलेट करना है। अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो N2O5 का इनिशियल एक बार निकालना इस वाले से, यहाँ तक तो हम पहुंचे ही थे, 2PI माइनस PT तो आएगा यार। अगर मैं आपसे कहूँ PN2O5 कितना आएगा, तो पूरी ये डेरिवेशन थी उसमें ये क्या है? ये पूरी यही तो है अभी की जो डेरिवेशन करी है, A gives B plus C, A gives B plus C। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी सी अलग होगी। इनिशियली अगर आप इसकी PI लेते हो, इनिशियली अगर आप इसकी PI लेते हो, सुनो बेटा ध्यान से, और इसकी 0 लेते हो, तो आप इस बार PI माइनस x नहीं लोगे, क्योंकि इस बार 2 मोल N2O5 के कंज्यूम हो रहे हैं। और ये मैंने आपको इक्विलिब्रियम कराते वक्त बार बार बताया था बेटा, इस बार आपके पास जो कहानी आएगी PI माइनस 2x और x इस तरीके से आएगी। तो जो आपके पास P टोटल आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा? PI प्लस x, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास? PT माइनस PI। उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है।
और अगर मैं यहाँ पर डालूंगा P ऑफ N2O5, क्या डालूंगा बेटा, P ऑफ N2O5, तो ये आ जाएगा PI माइनस 2, x की जगह पर PT माइनस PI, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा। वैसे तो इसकी वैल्यू भी दे रखी है, इसकी वैल्यू भी दे रखी है, वैल्यू पुट कर सकते हो अपनी एनसीईआरटी। एक बार देखो बेटा, यहाँ पर वैल्यू लेके कर दें, ये वैल्यू बिल्कुल सही नहीं आ रही है। मैं आपको एनसीईआरटी से बताता हूँ कैसे करना। देखो इनिशियली टू N2O5 पे 0.5 ATM दे रखा है इसका, और ये 0 और 0 P इनिशियल। देखो एनसीईआरटी देखो प्लीज, टाइम t0 पे प्रेशर 0.5 है, तो P इनिशियल कितना कर दूं मैं, 0.5, ये 0 0, P फाइनल देखो 0.5 में से 2x माइनस करेंगे, बिल्कुल कोई अंतर नहीं आएगा। आप लोगों को आप डेटा रखना आ गया सेम। ये बेटा यहाँ पे 2 मोल है तो 2.5 के, क्लियर है आदित्य बेटा, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या आएगा 2x और x, तो यहाँ पे भी 2x और x दे रखा है। अब देखो P टोटल कितना है, PT माइनस 0.5, P इनिशियल बोला है मैंने भाई, x इक्वल टू है तो PI की जगह पर मैं कितना रख सकता हूँ 0.5। मैं इसलिए बोल रहा था कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब वैल्यू को आगे रखते जाइए, तो यहाँ पे P N2O5 इज इक्वल्स टू 0.5 माइनस 2x, यही बोला है इसने, 0.5 माइनस 2x, और x की वैल्यू हमारे पास ये आई है। PT में 0.5 ले सकते, क्या बेटा, नहीं जो वैल्यू दे रखी है वो आपको लेनी है ना, तो PT की वैल्यू आएगी आपके पास एट टाइम, ये आ गई आपके पास 1.5 माइनस 2 PT, ये P2O5 की इनिशियल पे आ गई, राइट। और जब टाइम t इज इक्वल्स टू 100 सेकेंड था तब आपको PT दे रखा है कितना 0.512, तो इस जगह पर वैल्यू क्या रख दोगे 0.512, तो आपके पास एक इक्वेशन ये वाली बनेगी, एक इक्वेशन 100 सेकेंड वाली बनेगी। इस इक्वेशन को मान लोगे फर्स्ट इक्वेशन, 100 सेकेंड वाली को मान लोगे सेकेंड इक्वेशन, ये आ जाएगा इनिशियल, टोटल आपके पास मिल गया, ये फाइनल इक्वेशन होगी सीधा, ये फाइनल होगा। यहाँ पर प्लीज गलती से 2PI माइनस PT की गलती मत कर देना, बच्चे ही कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअल में आप सब कुछ कर चुके हो इस क्वेश्चन में, आपके पास जो इनिशियल आएगी वो ये वाली है, और जो फाइनल वैल्यू आएगी ना 512 वाली, वो सीधा यहाँ पे पुट कर देना। देखो यही करा एनसीईआरटी ने, एट t इज इक्वल्स टू 100 सेकेंड PT 0.512, तो जो नेट P25 1.5 माइनस 2x, यही तो आई थी अभी मेरी 1.5 ये 0.5 आई, उसकी 1.5 आएगी, 1.5 माइनस 2x 0.476, तो लास्ट देखो 2.33 बाई t log P इनिशियल मतलब 0.5 अपॉन 0.476। मैं करके दिखाऊं, ये समझ में आ गया है पक्का। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। P N2O5 में 1.5 माइनस 2 PT आया है, ये नेट P2O5 की वैल्यू है। नेट P2O5 की वैल्यू यहाँ से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास 1 प्लस 0.5 हो जाएगा। प्लीज किसी को भी दिक्कत है तो बता दो, 2 में से मल्टीप्लाई कर दो इसकी 1 और प्लस 0.5, तो 1.5 माइनस 2 PT, इसमें एक बार पहले वाली वैल्यू डालना तो वो आ जाएगा इनिशियल, और एक बार दूसरी वाली वैल्यू डालना 0.512, वो आ जाएगा फाइनल, और इस इक्वेशन में इनिशियल अपॉन फाइनल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। यही एनसीईआरटी ने किया है। तो ये आप लोगों के पास मेरा ये टॉपिक है आज का यहीं पर ख़त्म होता है। ये अगला टॉपिक जो है वो क्या है हमारे पास, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का क्लियर है ना, मैसी तो नहीं हुआ, सारा क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।